नाज़रीन आदाब, ये टेक वन टेलीविज़न है। वक्त है प्रोग्राम टेक वन मेहमान का। टेक वन मेहमान में आज हमारे साथ एक ऐसी खातून तशरीफ़ फरमा हैं जिन्होंने अपने काम की बदौलत और अपनी जद्दोजहद की बदौलत अपने लिए न सिर्फ़ एक शनाख्त बना ली है, बल्कि हिंदुस्तान भर में क्या, हिंदुस्तान से बाहर भी अपने लिए एक मकाम हासिल किया है। आजकल भी ये बहुत मसरूफ़ हैं और समाजी बहबूद के हवाले से इनके जो कारकर्दगी है उसको काफ़ी सराहा गया है। इसके अलावा इन्होंने सूफ़ीज़म पर भी काफ़ी काम किया है और इस हवाले से एक किताब भी तहरीर की है। हमारी आज की मेहमान हैं दिल्ली की मशहूर खातून सादिया दहलवी। सादिया जी का ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जहाँ इनको खाने पीने के बदले जो खुराक दी गई वो अदब की थी और शुरू से ही ये अदब के माहौल में पली बढ़ी। इनके दादा जान का नाम था यूसुफ दहलवी, जिनको हिंदुस्तान के अदब और शेर व अदब में एक अलग और मुनफरिद मकाम हासिल है। इसके अलावा ये इनका ताल्लुक़ इदरीस दहलवी जो शमा के हवाले से जिसमें कश्मीर के लोग काफ़ी दिलचस्पी दिखाते थे उस फिल्मी मैगज़ीन में, और इदरीस दहलवी साहब इनके चाचा हज़रत हैं। एक ऐसे माहौल में पलने बढ़ने की वजह से इनको किस हद तक अपने काम को आगे बढ़ाने और अपने लिए जो रास्ते हैं उनको तलाशने में मदद मिली, इसके बारे में इनसे गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा जो शेर व अदब और सूफ़ीज़म के साथ या समाजी बहबूद के काम के साथ इनका ताल्लुक़ है और इनकी ज़ाती ज़िंदगी जो है उसके बारे में इनसे गुफ्तगू करते हैं। सादिया जी, आपका प्रोग्राम में खैर मक़दम। शुक्रिया जी। इब्तिदा में आपको मैं बताता चलूँ कि कश्मीर में दहलवी ख़ानदान को बहुत अच्छी तरह जाना जाता है शमा के थ्रू। शमा जो मैगज़ीन आया करता था और इदरीस भाई जिसमें वो मुसाफिर की हैसियत से जाया करते थे फ़िल्मी पार्टियों में या फ़िल्मी हवाले से जितनी भी सरगर्मियाँ होती थीं, और उनको बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा जाता था और घर घर में उनका नाम है। तो ये जो आपकी इब्तदाई ज़िंदगी और दहलवी ख़ानदान के साथ जो आपका रिश्ता है और जो बचपन आपका गुज़रा, किस माहौल में गुज़रा और किस तरह से आपकी जो यादें हैं आपके दिल में महफूज हैं? ये मेरी शायद खुशकिस्मती थी कि मैं इस ऐसे ख़ानदान में मैंने तरबियत पाई, और जहाँ सिर्फ अदब और का महफ़िलें होती थी, अदब का ज़िक्र होता था, अदीब आते थे, शायर आते थे, इस्मत आपा, ऐनी आपा, कैफ़ी साहब, सरदार जाफ़री, मजरू साहब, इन सब को मैं पहले, इनका काम बाद में मैंने पढ़ा, लेकिन ज़ाती तौर पे इन सबसे मेरी बचपन से ही दोस्ती थी और बड़ा हंसी मजाक। और तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी खुश नसीब थी कि इन लोगों से मैंने बड़ा हासिल किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और फ़िल्मी हवाले से भी दादा के ज़माने में यूसुफ दहलवी जो मरहूम मेरे दादा थे, उनके ज़माने से दिलीप साहब और कमाल अमरोही और निम्मी और नरगिस और सुनील दत्त और ये सारा जो एक उस ज़माने के जो हीरो और हीरोइन होते थे, वो अक्सर घर में आते थे, रहते थे, उनके लिए खाने होते थे, बैंक्वेट्स होते थे। तो बड़ा एक जब मैं सोचती हूँ तो याद करती हूँ उन दिनों को, वो भी एक दौर था। लेकिन वक्त की बात होती है, उर्दू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। आपके यहाँ तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है मुझे कश्मीर आके, क्योंकि यहाँ पे एक ज़िंदा रिवायत है, ज़िंदा है ज़ुबान। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि बाकी हिंदुस्तान तौर से एक जो जिसको हिंदी बेल्ट कहते हैं, उसमें उर्दू के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई और एक तासुब का एक रवैया रहा है, जिसकी वजह से उर्दू ज़ुबान ने बहुत सफ़र किया और तकरीबन ख़त्म ही हो गई। आज भी देखिए यूनिवर्सिटीज़ में हैं, लोग शौकिया उसको सीखते हैं। मैं अपने बच्चे को डांट के मैंने उसको उर्दू सिखाई कि नहीं, हमारी मादरी ज़ुबान है, तुम ये सीखो। लेकिन एक कोशिश करनी पड़ती है, और एक आम स्कूल, अच्छे स्कूलों में अवेलेबल नहीं है कि आप उर्दू ज़ुबान आप सीखें। तो मेरा ख़्याल से वो एक दौर ही था जो एक दादा के बाद, और फिर मेरे चाचा का भी इंतकाल हो गया इदरीस साहब के का कुछ साल पहले, जिनका आपने ज़िक्र किया। तो ये बस ये है कि वो एक दौर ही ख़त्म हो गया पूरा मेरे ख़्याल से। जी जी जी, जिसका बड़ा मुझे दुख है।
लेकिन इंसान तसव्वुफ़ के हवाले से मुझे बड़ा सदमा था और बहुत दुख हुआ और काफ़ी साल तक मैं अंदर एक परेशान सी रहती थी और कि ये सारा कैसे ख़त्म हो गया, क्यों हो गया। लेकिन मेरा ख़्याल से तसव्वुफ़ का सहारा लेके मुझे चीज़ें समझ में आई कि इंसान को अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। जी। और उसने और जो है फिर दूसरी चीज़ों में जो भी और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे कश्मीर आके जो एक जैसे एक कुछ मैंने यादें जो थी वो दबाई हुई थी और भूल सी गई थी, वो एकदम सब ताज़ी हो गई, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ इतनी मोहब्बत से लोग मिल रहे हैं और शमा के हवाले से बात करते हैं कि खिलौने के बारे में बानों के साथ। बानों को मैंने कई साल मैंने उसको एडिट किया है, उसकी मेरी वालदा भी उसकी मुदीरा रही, मैं भी। और तो यहाँ मुझे लगा कि एक कोशिश मेरी एक ख्वाब है कि मैं उसको दोबारा रिवाइव करूँ, चाहे जर्नल के तौर पे ही, एक क्वार्टरली के तौर पे ही, एक अदब और फिल्म के लिहाज से जो इसका एक यूनिक एक फॉर्मेट था। लेकिन अब यहाँ से मैं बहुत हिम्मत लेके जा रही हूँ, क्योंकि बड़े लोगों ने कहा नहीं नहीं साहब आपको करना है, आप कीजिए। तो वो मुझे एक नया जज्बा मिला यहाँ मैं से। कश्मीरियों की नुमाइंदगी का दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मेरा यकीन है कि अगर आप दोबारा इस चीज़ को, इस सिलसिले को शुरू करें, रिवाइव करें, तो आपको बाकी हिंदुस्तान में अच्छी जगह हैं, हैदराबाद है, दिल्ली है, बॉम्बे है, इस तरह की और भी कई जगह हैं जहाँ उर्दू के शहदाई मौजूद हैं। लेकिन जो तादाद यहाँ पे उर्दू के शहदाइयों की है, अगर आप ये सिलसिला दोबारा शुरू करें बस यहाँ से मैं यही है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इशात के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम दरपेश नहीं होगी। हाँ, इंशाअल्लाह। आपने बानों और दूसरे जरीदे की बात की, तो ये जो तजुर्बा था आपका, आप उसके साथ मुंसलिक रहीं, वो किस तरह का था? बानों का एक मैं बताऊं, एक बहुत मेरे लिए एक खिड़की थी वो, जिसके ज़रिए मैंने मुसलमान ख़वातीन से एक नाता जोड़ा। क्योंकि मैं कॉन्वेंट में पली बड़ी, बोर्डिंग स्कूल में थी और जज्बा था, कुछ करना चाहती थी अदब के हवाले से, एक एक्टिविज़म के हवाले से जद्दोजहद और ख़वातीन के मसाइल के ख़ास तौर से उनके लिए मैं कुछ करना चाहती थी, उनका हल ढूंढना चाहती थी। तो एक जवानी भी थी और एक शौक़ भी था और जज्बा भी था। तो वो मुझे जब मेरे वालिद ने ये मौका दिया कि तुम बानो देखो, तो मेरा ख़्याल से मेरा एक कनेक्शन बन गया, वो ही आज तक है। क्योंकि मुझे उनके करीब से उनकी वो जो ख़त लिखते थे और जो इस्मत आपा जवाब भी देती थी उन ख़तों का, और जो जिस तरह के फ़ीडबैक आता था ये रीडर्स से, तो मेरे ख़्याल से कि वो आज तक मैं उससे एक फैज़याब हो रही हूँ। क्योंकि मैं अंदर घरों में उनकी वज़ाती मसाइल और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में कि क्या मुसलमान ख़वातीन के हिंदुस्तान में जो मसाइल हैं, चाहे वो तालीम से और ख़ुद कफ़ीली से, और ये तो मैं अपने तौर पे जो भी कुछ कह सकती थी एडिटोरियल्स के ज़रिए या तहरीर के ज़रिए, वो मैंने बानों से ही शुरुआत की। और मेरे ख़्याल से वही एक चीज़ मुझे आज तक जो है वो सस्टेन कर रही है कि मैं आज भी अब ख़वातीन के लिए और मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियत के लिए मैं आज भी आवाज़ उठाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो दिल में बात है और जो हक़ बात है वो सामने लोगों के आनी चाहिए। जी जी, आपकी एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है और शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। उन पहलुओं में एक जो है वो ये कि आप एक मुसलमान खातून हैं, पढ़ी लिखी हैं, और आप उस सिचुएशन में हैं जहां आप कुछ कर सकती हैं। वो आप क्या कर सकती हैं या आपने क्या किया उस पर बाद में आएंगे, लेकिन मुसलमान ख़वातीन की जो मुल्क में हालत है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख़्याल से पहले और अब में जो मैं 20-25 साल में बहुत तब्दीली देखती हूँ मैं, हर जगह, दिल्ली में भी, कश्मीर में भी, यूपी में भी। मुझे याद है जब मैं पार्टी में जाती थी दिल्ली में, तो लोग कहते थे अच्छा यू आर मुस्लिम रियली, ऐसे बिल्कुल देख के। तो मैं कहती थी क्या क्या कि मुसलमानों के सींग होते हैं, क्या है मतलब वो कहते थे यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम। है कि वो दौर था, 70s की, लेट 70s की बात कर रही हूँ मैं, कॉलेज में जब थी, अर्ली 70s की। तो उस वक्त बाकी में एक आम सोसाइटी में चेहरे नहीं नज़र आते थे, जी जी, मुसलमान चेहरे नहीं नजर आते माफ थे। क्या आप कम्युनिटी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं? क्योंकि 70 की दहाई की आपने बात की, उस ज़माने में अगर मुसलमान की कहीं रेफरेंस होती थी तो इमीडिएटली जो ख्याल आता था अपर या एलीट क्लास में, वो ये कि ये कबूतर पालने वाले लोग हैं या भेड़ बकरियां पालने वाले लोग हैं। वो मेरे ख्याल से एक पोस्ट पार्टीशन का जो एक इफेक्ट था कि जो मिडिल क्लास थी वो तो आपको मालूम है चली गई थी,
तो और उस ज़माने में मेरा ख्याल से कुछ डर भी था, निकलते भी नहीं थे, कुछ ज़्यादतियाँ भी थी, डिस्क्रिमिनेशन भी था, तासुब भी था। तो ये सब चीज़ें, और एक नई जनरेशन आई नहीं थी उस वक्त। अब बहुत मैं फ़र्क देखती हूँ दिल्ली में भी, यानी मीडिया में आप देखिए कितने मुसलमान जवान लड़के लड़कियाँ दोनों हैं। वकालत में देखिए, फिल्म में देखिए, फिल्मी दुनिया में जो टेक्निकल साइड है जो वैसे है, और अदब में भी, और हर जगह आप देखेंगे। अब तो मैं जाती हूँ तो इतने मुझे लड़के लड़कियाँ आम मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से कश्मीर में तो मेरे ख्याल से लड़कियों की बहुत अच्छी आला तालीम के लिए जा रही हैं और काम कर रही हैं, खुद कफीली की तरफ बढ़ रही हैं। तो मैंने तो बहुत चेंज देखी है। तो इसमें मेरा ख्याल से मुसलमानों ने ये खुद भी रियलाइज़ किया है कि ये बहुत ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है, एक्सपोजर ज़रूरी है। ये पहले ये बातें शायद मोहल्लों तक ये लोग महदूद थे। जी जी। तो आज की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखकर आप हम क्या कह सकते हैं कि जो मुसलमानों का माइंडसेट है इस हवाले से चेंज हुआ है, या जो तब्दीली आई है वो मुस्बत है और इसमें अभी और बेहतरी लाने की ज़रूरत है? बेहतरी तो लानी है, अब तो मेरा ख्याल से शुरुआत है। क्योंकि आप अगर देखें तो आज भी हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, जो एक अगर आप सीढ़ी कहें तो हम बिल्कुल पहली उसी पे हैं, अभी पहली पाव पे हैं, आगे ही नहीं बढ़े हम। और बाकी कम्युनिटीज़ उनसे बहुत आगे बढ़ गई। उसकी शायद वजूहत ये भी हैं कि अब देखिए, अब दलित हमारे आगे, पहले दलित पीछे थे और अब दलित रिजर्वेशंस की वजह से उनको बहुत सपोर्ट मिली है। और तो अभी मेरा ख्याल से हुकूमत को भी चाहिए, अब कुछ एहसास इस हुकूमत में ज़रूर जागा है कि ये, क्योंकि मैं तो यही मुसलमानों के मसाइल पर लिखती भी रहती हूँ और टेलीविज़न पे उनके लिए आवाज़ भी उठाती रहती हूँ कि भाई पहले अगर आप यही कहेंगे कि नहीं 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 ये सेक्युलरिज्म और इसके नाम पे, लेकिन कि भाई नहीं, कुछ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबको, और इस तरह के जो कुछ हिंदुत्वा और बीजेपी वाले जो लोग इसके ख़िलाफ़ होते हैं कि अपीज़मेंट करते रहते हैं कि इनको सहूलियत, जो बिल्कुल एक गलत चीज़ है, एक मिथ है, हकीकत और है। तो जो हकीकत आप पहले सामने उसको एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ हमारे अंदर ये कमियां रही हैं और मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा, तब ही मसला जो है वो एक हल होगा। और मेरा ख्याल से ये रियलाइजेशन आ रहा है, और इस हुकूमत को, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसीलिए इनके पास मुस्लिम वोट भी काफ़ी वापस गया, क्योंकि इन्होंने सच्चर कमेटी रिपोर्ट निकाली और उस पर कुछ स्कीम्स भी शुरू की हैं, वेलफेयर स्कीम्स, हाउसिंग स्कीम्स। काफ़ी इन्होंने मुसलमानों को लोन लेने में दिक्कत आती थी, और अपने कारोबार के लिए, या तरह तरह के तासुब भी थे, या फैसिलिटीज़ ही नहीं थी कि आप कहते थे कि भाई मदरसे क्यों भेज रहे हैं। अरे भाई, जब कोई स्कूल ही नहीं होगा दूसरा तो बेचारे कहाँ जाएंगे? फिर जहाँ जो तालीम मिल रही है वहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल से मदरसों की भी एक स्कीम आ रही है कि वहाँ भी एक दीनी तालीम के साथ एक दीनी और दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल वजह है, और ये खुशाइन बात है कि इस हवाले से कोशिशें हो रही हैं। तो तब्दीली बहुत देखी है मैंने, और मुझे यकीन है कि आगे ही बढ़ रही है। आपने सरकारी सतह पे स्कीमों की, या जो मुसलमानों के लिए कुछ ऐसे स्कीमों का मुतारिफ़ की जा रही हैं जिनका फ़ायदा माइनॉरिटी होने के हवाले से उनको मिल रहा है, लेकिन अगर जहाँ तक हम बात करें कि एक वुमेंस एम्पावरमेंट के हवाले से अक़लियतों को, ख़ासकर मुसलमानों के लिए भी कुछ स्कीमें हैं ख़वातीन के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, चूँकि आप खातून हैं और ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, उसका जो फ़ायदा है ऑन ग्राउंड उनको नहीं मिल पा रहा है। क्यों? इसमें हमारी कितनी ज़िम्मेदारी? देखिए, जब लोग जो हमारे दुश्मन हैं, जब वो बात अगर अपीज़मेंट की करते हैं, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि देखिए, आप सिर्फ मुसलमान औरत से हमदर्दी नहीं कर सकते, क्योंकि आज पूरे मुस्लिम यूनिट को एक इकाई के तौर मानना है। आप उनको अलग नहीं कर सकते कि जी इनकी औरतों से तो आप दिखाते हैं कि भाई हमें इनकी औरतों से हमदर्दी है, और उनके मर्दों को नौकरी नहीं देते राइट में। और तो मुसलमान औरत की एक प्रॉब्लम ये है कि वो हर तरह से उसको, दो तरफ से उसको मार पड़ती है, एक माइनॉरिटी होने, एक मुसलमान होने के नाते और एक औरत होने की वजह से।
चाहे वो रायट हो या कोई चीज़ भी हो, किसी तरह का जुल्म हो, किसी तरह के उसके मर्द के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो, उसको नौकरी ना मिले, तो आप ये देखिए कि उसको दोनों तरफ से उसको सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो मदद की मुस्तहिक है और सबसे ज़्यादा मजलूम इस लिहाज से है कि उसके, क्योंकि पूरा अगर आप एक मुस्लिम यूनिट को जो है एक फैमिली को सपोर्ट करना, उसको डिग्निटी देना, वो मेरे ख्याल से पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये और ख़वातीन का आप अगर लार्ज मसला देखें, पूरा मसला देखें, तो उसमें आप थोड़ी सी एफ़र्ट कर सकते हैं मुस्लिम एरियाज़ में, लेकिन बहुत सी ख़वातीन की मेरा मानना है कि आम तौर पे जो हिंदुस्तान में हैं, जो गरीब तबका है या जो भी मिडिल क्लास तबका है, उनकी ख़वातीन को भी इतनी ही मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो एक मुस्लिम विमेन को आप इतना अलग नहीं कर सकते। जी जी। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप मुसलमान, जो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो मुसलमान एरियाज़ हैं, उसमें अगर आप तवज्जो दें सैनिटेशन के, हाइजीन के, एजुकेशन के, वेलफेयर स्कीम्स के, तो अस्पतालों के, तो ये तो बड़ी बेसिक एक नेसेसिटी है। बिजली, पानी, सड़क, यही चीज़ें अगर मिलें तो उससे मेरा पूरा एक कौम को फ़ायदा होगा और उसमें ज़ाहिर बात है उस कौम में एक हिस्सेदार जो है बराबर की, वो मुसलमान खाते। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम मुआशरे की अगर बेहतर तरीके से तामीर हो तो मुसलमानों ने साबित करके दिया है कि मुल्क के लिए उन्होंने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी है और उनमें उनका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन एक बात जो है, जो हुकूमती सतह पे मैंने बात पहले भी की, अब भी करूँगा, हुकूमत तो अपनी जगह पे कर रही है, जितने भी मुनासिब वो इक़दामात समझते हैं वो उठाते हैं, लेकिन एज अ कम्युनिटी, एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, जो अवेयरनेस की बात है, वी कैन असिस्ट द गवर्नमेंट। अवेयरनेस की बात इस तनाज़ुर में कहूँगा। सच्चाई तो ये है कि किसी कौम ने ईमानदारी से, किसी पार्टी ने ईमानदारी से अब तक काम नहीं किया। अब मुझे लगता है कि कुछ करने जाएंगे। अगर मैं, क्योंकि मैं तो किसी पार्टी से बिल्कुल जुड़ी भी नहीं हूँ, और लेकिन ये ज़रूर है कि जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा स्टेक है मुसलमानों का, एक कि भाई ये इसमें एक इस इंडियन स्टेट में इतना बहुत बड़ा एक स्टेक है। तो ये ज़रूर है कि मैं ये कहूँगी कि अब तक किसी ने, हकीकत ये है कि किसी ने सिंसियरली काम नहीं किया। वोट के बाद वोट मांगने के लिए आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। अब की बार आपके अंदर ये उम्मीद क्या चीज़ जगा रही है? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ सिंसियर है जी, और ख़ास तौर से मनमोहन सिंह के अंडर और सोनिया गांधी के अंडर मैं समझती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत उनका, क्योंकि मनमोहन सिंह ने कहा भी उसके ऊपर, उसको बहुत उन्होंने, ऑपोजिशन वालों ने काफ़ी चीख पुकार भी की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का पहला हक है हमारे रिसोर्सेज पे। तो मेरे ख्याल से एक प्राइम मिनिस्टर को एक ओपनली ये बात कहनी, तो ये एक हिम्मत भी रखती है और उनमें एक सिंसियरिटी झलकती है कि वो हकीकत में, और वो एक्चुअली वो खुद भी अक़लियत से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा, और सेंसिटिव आदमी है, जेन्युइन आदमी है। तो मुझे मेरे दिल को ये लगता है, मेरा ख्याल है, उम्मीद तो इंसान को अच्छी होनी चाहिए कि अब के उनको मैंडेट मिला है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करती थी और कुछ इतना नहीं किया, लेकिन एक शुरुआत ज़रूर की है, और उनको, क्योंकि मुसलमान ने भी उनसे उम्मीद रखी है इस बार, और मैं तो यही कह रही थी कि ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमें मिलकर एक हिंदुत्वा की जो एक फोर्सेस हैं उनको ज़रूर हराना है जी। तो वो इस बात को मुझे लगता है उनको एहसास भी है कि मुसलमानों ने उनको कुछ उम्मीद भी रखते हैं उनसे। और अब देखिए सियासत बदल गई है, अब ये नहीं है कि आप झूठे वादे करके चले जाएं तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाता। अगर आप किसी के बेटे हों तो आप पहले अगर एमपी रह चुके हों तो, लेकिन अब ये ना वो विरासत देखती है पब्लिक देखती है कि आपने क्या काम किया है, और अगर आप काम नहीं करते तो आपको फिर उखाड़ के, ये भी खुशाइन बात है कि वोटर काफी ज़हीन हो चुका है और जितने भी वो नुमाइंदे चुन के लाते हैं उनको उनके काम पर एसेस किया जाता है। आपकी जो इस हुकूमत के साथ उम्मीदें वाबस्ता हैं और आप ऑप्टिमिज्म का इजहार किया है, उससे हमें भी इंस्पिरेशन यानी तहरीक मिलती है, लेकिन बहैसियत कौम इस काम में मुसलमानों की किस तरह की इआनत होनी चाहिए, और आप जैसी ख़वातीन जो कुछ कर सकती हैं या जिनकी एक पहचान है या जिनकी एक एक्सेस है, वो इसमें किस तरह इआनत कर सकती हैं? मैं ज़ाती तौर पे तो देखिए मैं एक बहुत मामूली सी शख्सियत हूँ, और मैं जो कर सकती हूँ मैं अपने कलम के, ये तो इनकिसारी का अजीम जज्बा है। मैं बिल्कुल किसी काबिल नहीं हूँ,
लेकिन ये ज़रूर है कि जो अल्लाह ने मुझे जो मौके मिलते हैं उस पे मैं हक़ बात कहती हूँ। अलग अलग इदारों में जब बुलाते हैं तो कुछ सजेशंस दे देती हूँ, और जो मुझे और अपने कलम के ज़रिए हक़ बात और मुसलमानों की जो एक स्टीरियोटाइपिंग है और जो गलत फहमियाँ हैं वो मैं ज़रूर सामने लाती हूँ। एडिटोरियल्स लिखती हूँ हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और लोग अल्लाह का शुक्र इज़्ज़त करते हैं। और अभी तक बात जो है वो पसंद कौम वाले भी, हालांकि मैं कभी कभार कौम की तरफ भी मुझे लगता है कि हमें भी ये नहीं, मुसलमानों की एक ये भी मेंटालिटी है जैसे आपने पूछा, जिसको हमें तर्क कर देना चाहिए, और वो ये कि हमें एक टेंडेंसी आ गई है कि हम हर वक्त किसी और चीज़ को इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं कि भाई ये अमेरिका की वजह से हुआ है, ये इसकी वजह से हुआ है, ये बीजेपी की वजह से हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि हमें भी कमियां हैं, कोताहियों की तरफ नजर डालनी है, बिल्कुल, खामियों की तरफ नजर डालनी है। और हमें खुद जो है, हमें अपनी औरतों को भी इज़्ज़त देनी है, और हमें अपनी जो एक डायरेक्शन है वो ढूंढनी है, और जो अच्छे लोग हैं उनकी कदर करनी है। ये भी मैं आपसे कहूँगी कि हम मुसलमान जो हैं वो अक्सर जो हैं किसी को आगे भी नहीं बढ़ने देते, अच्छी आवाज़ों की कदर नहीं करते। जी। और कोई अच्छी बात कहता है तो उसके खिलाफ भी बोलने लगते हैं। मैंने बहुत करीबी जो अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ देखा ये होते हुए। तो मेरा ख्याल से ये एक गलत चीज़ है हमारी कौम में, क्योंकि हमें एक दूसरे को हाथ बटाना चाहिए और ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए, उनके मुहिम में शामिल होना चाहिए जो हमें एक अच्छी मंजिल की तरफ, जो तालीम की तरफ, जो तरक्की की तरफ जो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और मुस्लिम जो ख़ास तौर से जो मुस्लिम यूथ है उसको मेरा ख्याल से एक जो, और हमारे यहाँ देखिए मैं समझती हूँ दो तरह की हमारे कौम में इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम्स मेन आई हैं, जिन पे मैं आजकल तवज्जो दे रही हूँ, और अपनी किताब के ज़रिए से भी मैंने यही बात कही है, और इसी वजह से मैंने ये किताब लिखी है कि एक तो देखिए स्टीरियोटाइपिंग हो रही थी मुसलमानों की जो अब तक चल रही है, लेकिन थोड़ी सी कमी आई है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। तो इससे काफ़ी कौम ज़ाहिरी बातें परेशान भी हुई है और नुकसान भी मिला है। तासुब भी एक रहा है कौम के साथ कि आप इस्लाम और टेररिज्म का जो एक लिंक बन गया है, और एक कॉरपोरेट मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से बुश एरा में, कि इस्लामिक टेररिज्म इतना लिंक कर दिया, तो उससे पूरी कौम ने सफ़र किया है। जी। यानी आज आप जबकि इस्लाम का कोई वास्ता जगह नहीं मिलती, बेचारे जो मुसलमान यूथ हैं उनको, दिल्ली जैसे शहर में भी अक्सर अगर आप मकान ढूंढेंगे तो मकान नहीं मिलता, नौकरी चाहे वो ड्राइवर की हो चाहे माली की हो, बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है। तो ये एक खौफ जो एक बैठ गया है, तो उसके तो हम शिकार रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो ये भी हमारे अंदर है कि और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि हम जो हैं, एक हमारे अंदर एक माइनॉरिटी है, कुछ लोग हैं जो एक मिलिटेंट आइडियोलॉजी फैला रहे हैं, और हमारे जो नौजवान हैं उससे वो उनके ऊपर असर भी हो रहा है और वो गलत हरकतें कर रहे हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत एक परेशान, मुझे अंदर से जहनी तौर पर बहुत एक ये उलझन मेरे ख्याल से है, और मुझे बड़ी शिद्दत से तकलीफ़ होती थी इन बातों से। और इसी वजह से मैंने इस रास्ता के भाई एक क्राइसिस ऑफ फेथ जिसको कहते हैं ना, कि भाई ये हो क्या रहा है, इधर से स्टीरियोटाइपिंग, उधर से बम फट रहा है, वो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, और जैश ए मोहम्मद, और अलमिया ये है कि अगर दूसरी तरफ से टेररिज्म होता है और होता है, उसमें वो जो यार्ड स्टिक है वो इस्तेमाल नहीं की जाती है। हाँ, ये भी एक है, बिल्कुल बेशक ये भी है, लेकिन मैं ख़ास एक आपको मुसलमानों की जो एक तस्वीर बता रही हूँ, तो ये दोनों चीज़ें हो रही थी। इसी वजह से मैंने ये कुरान शरीफ पढ़ा, और मैं अपनी किताब की तरफ आ रही हूँ, और मैंने सोचा कि भाई समझना चाहिए, क्योंकि डिबेट्स अक्सर होते थे, और डिबेट से मुझे लगता था कि एक मौलवी साहब मेरे सामने आते थे और बहुत सी आयतें बताते थे, और मैं ज़रा घबरा जाती थी क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं है। और तो मैंने सोचा कि ये जो एक पूरा एक सिनेरियो है, तो इसका हल कहाँ मिलेगा? इसका हल तो हमें कुरान में मिलेगा, सुन्ना में मिलेगा, हदीस में मिलेगा। तो मैंने तकरीबन 3-4 साल
ये एक उस्ताद के साथ बैठ के इसकी तफसीर पढ़ी और हदीस पढ़ी, और इसके बाद मैंने जो हमारे जो औलिया कराम हैं इनकी किताबें पढ़ी, हज़रत ज़ामदीन औलिया की सैरुल औलिया, खैरुल मजालिस जो हज़रत नसीरुद्दीन चिराज़ दिल्ली की, और उनकी अब्दुल क़दीर जिलानी की, तो जो कि इन्होंने क्या कहा, और उससे मेरा एक मुझे लगा कि मेरा दिमाग जो है ना बिल्कुल, मेरे दिल को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला। तो सादिया जी, आपने सूफीज़म की बात की और ये आपकी शख्सियत का शायद ताज़ा तरीन पहलू है और इसमें आपको काफ़ी सोलेस मिली है, और सोलेस की वजह से ही आपको एक तहरीक मिली है कि आपने सूफीज़म पर एक किताब लिखी है, सूफीज़म द हार्ट ऑफ इस्लाम। ये किताब लिखने की तहरीक कहाँ से मिली और मोहरिकात क्या थे? यही जो मैं आपको बता रही थी, यही परेशानी कि इस्लाम और मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये इसी को समझने के लिए, ये स्टीरियोटाइपिंग, ये आतंकवाद, और मुझे लग रहा था कि नौजवान भी एक जवाब, एक सवाल सबके दिलों में उठ रहा है कि क्या है असल इस्लाम है क्या। तो मेरा ख़्याल से मैंने उसको समझने के ही इसमें एक कोशिश है। तो एक ये मेरी एक आप समझ लें एक पर्सनल जर्नी है, यू नो, कि अपने कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारे नबी ने क्या किया, हमारे रसूल ने हमारे लिए क्या किया, और हमारे कुरान में हमारे लिए क्या हिदायत है, क्या हुक्म है। तो मुझे इस चीज़ से मैं इतनी फैज़याब हुई कि मेरा दिल चाहा कि मैं इसको एक किताब में नहीं किताब लिखूं, और एक किताब में, क्योंकि मेरे लिए यही इस्लाम है, और मेरा ताल्लुक़ सूफीज़म से एक आप समझ सकते हैं एक अदबी लिहाज से नया है, लेकिन मैं बहुत पहले 20-25 साल पहले चिश्तिया सिलसिले में बैत हुई थी जी। और मेरा ताल्लुक़ रहा है, और मेरे दादा भी जाते थे हज़रत ज़ामदीन औलिया, और बाकी जो मेरी वालदा भी जाती रहीं, और तो एक इन चीज़ों से वाकिफ़ ज़रूर थी, लेकिन इतना मुझे उनके बारे में इल्म नहीं था। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये आज की जो हम लोग जो एक रेडिकल आइडियोलॉजी जो फैल रही है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ कि भाई हमारे जो स्पेशली यंग जनरेशन जो है बहुत इफ़ेक्ट हो रही है और इंटॉलरेंट हो रही है, और तो इसलिए ज़रूरी था कि ये एक किताब लिखी जाए और आसान ज़ुबान में, आम फहम ज़ुबान में, जो तो ये मेरी एक पर्सनल जर्नी है, और इसमें एक पर्सनल नैरेटिव भी है कि हर चैप्टर में। और ये भी बता दूं, इसमें मैंने एक ऋषिज़ के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा है, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं था, और ये वादी के बाहर बहुत कम लोगों को मालूम तो है, लेकिन इतना उनके ऊपर इतना मटीरियल नहीं है जी। तो उनको भी मैंने इसमें एक पूरा एक चैप्टर है जिसमें इंक्लूड किया है, और इसमें हदीस और कुरान की वर्सेस हैं, सिलेक्शन है, और क्योंकि मेरे पीर तो यही कहते थे कि तसव्वुफ जो है वो इस्लाम का दिल है। जी। तो हमारा तो ये अकीदा है कि ख्वाजा मिले तो अली मिले, अली मिले तो नबी मिले, नबी मिले तो खुदा मिला। जी। तो ये तो एक सिलसिला है, और ये इश्क और मोहब्बत का एक सिलसिला है, जहाँ जो नफ़रतों की और जहाँ ये आतंक की मेरे ख़्याल से कोई गुंजाइश नहीं है। ये काफ़ी नहीं है कि हम प्लेकार्ड उठाएं और कहें कि जी इस्लाम मीन्स पीस, इस्लाम इज़ पीसफुल, और एक साथ ये उठा के और हम जाके 4 बसें जला दें या कुछ इनोसेंट लोगों को, मासूम लोगों को मार दें। तो ये तो मेरा ख्याल है कि हम अपने नबी को बदनाम करते हैं, हम अपने इस्लाम को बदनाम करते हैं। बहरहाल जो ये आतंकवाद की आपने बात की, किसी भी सूरत में हो, इसको कोई भी अप्रूव नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसमें तो कहीं मुसलमान भी ज्यादातर रिसीविंग एंड में ही रहे हैं। बिल्कुल, हकीकत है। गुजरात फसादात की बात देखिए आप, वहाँ पे जो अक़लियत थी बिल्कुल गैर महफूज थी, और उनके साथ क्या कुछ किया गया और क्या हुआ, और अभी तक वो उसके जो मुल्जिम हैं या मुजरिम हैं या उसके पीछे जो वो भी आज़ाद घूम रहे हैं। आप देखिए पूरे मेरा ख्याल से पूरी दुनिया में इस वक्त आतंक के जो विक्टिम्स हैं, जो जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो फैमिलीज़ असरअंदाज हुई हैं, और जब से सबसे ज़्यादा जो कत्ल हुए हैं और जो मारे गए हैं, वो मुसलमान ही हैं। जी। चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। जी।
कर भी मुसलमान रहे, मर भी मुसलमान रहे हैं, ये मैं और नहीं कह रही, इल्ज़ाम भी ठीक है मुसलमानों पे ही कुछ, है, और इल्ज़ाम भी मुसलमान पे है। ही है। तो ये तो मैं चलें, समझ, हम उम्मीद करेंगे कि ये तो सिलसिला रुक जाए और जी आपस में प्यार मोहब्बत, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन पे इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजा है और हिदायत ये है तमाम मज़ाहिब में कि आपस बिल्कुल में अमन आशती और मोहब्बत के साथ रहा जाए, ताकि बिल्कुल ताकि जन्नत में जाने से बिल्कुल पहले इस बिल्कुल ज़मीन को हम जन्नत बनाकर जाएं। बिल्कुल इस पर तो बात हुई, लेकिन एक और बात जो बीच में आपने दरमियान में छेड़ दी, वो वादी का आपने जिक्र किया तसव्वुफ़ के हवाले से और ऋषि सिलसिले के हवाले से। जो हमारी देन है, हमारी सूफ़ियों, संतों और ऋषियों की देन है इस सिलसिले में या इस इज़्म में, जो भी कहेंगे आप, तो इसमें और मैं जो इसको एक इज़्म नहीं मानती, मैं इसको मानती हूँ, आप उसको खैर अंग्रेजी में तो सूफीज़्म ही कहेंगे, जी जी लेकिन ये एक इसको एक नई एक कुछ फैशन भी हो गया, जैसे क्योंकि रूमी को वेस्ट ने डिस्कवर किया है। लेकिन ये जो मैंने जो किताब है, इससे मैंने यही कहने की बड़ी कोशिश की है कि सूफीज़्म जो है वो इस्लाम का दिल है, ये एक नई चीज़ नहीं है, यही एक क्लासिकल इस्लाम है और क्लासिकल इस्लाम का ही ये पैगाम है। ये कोई एक इनोवेशन नहीं है, ये शरिया से ही, पहले शरिया फिर तरीक़ा फिर हकीका, तो ये निकलती तो शरीयत से ही है। जी जी अब आखिर पर एक सवाल करूंगा आपसे, वो कश्मीर के हवाले से जी करूंगा। जी, आप काफ़ी मुद्दत के बाद कश्मीर आई हैं शायद, और मैं चरारी शरीफ गई थी और यहाँ पे दस्तगीर साहब जाती जी जी हूँ जी जी और हज़रत बल जाती हूँ, जी मखदूम साहब भी कई बार गई। इस बार मौका नहीं लगा, लेकिन क्योंकि वक्त नहीं मिला, लेकिन मैं दस्तगीर साहब ने मुझे इंशाल्लाह एक हम बड़ा, उम्मीद करेंगे आइंदा आपको और मौका मिले। हाँ, लेकिन मैं कश्मीर की और बात कर रहा जी था, जी जी, और आपके आज के दौरे और जो गुज़श्ता दौरा था आपका, उसके दरमियान जो ट्रांजिशन हुआ, कितना मुख्तलिफ पाया आपने कश्मीर को? अब मुझे लग रहा है कि कुछ हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। पहले तो बड़े अच्छे दिन हमने गुजारे हैं अर्ली 80s में, हर बार साल में कई बार आती थी, बस जब भी दिल घबराया एक फ़्लाइट ली कश्मीर आ गई, कहीं हाउस बोट में चली गई। कल भी मैं अकेली शिकारे में 2 घंटे 3 घंटे घूमती रही, जी बड़ा अच्छा लगा, जी किताब लेके बैठ गई। तो ये तो एक अमन की जगह थी, और यहाँ पे कितनी खूबसूरत यहाँ की विरासत है। और यही मैंने, जहाँ मेरे फंक्शन हुआ था, जहाँ किताब के हवाले से मैंने यही कहा कि यहाँ की तो ये एक बिल्कुल एक मेरी अपना ख्याल है कि ये एक मिलिटेंसी के साथ एक आइडियोलॉजी भी कश्मीरियों पे इम्पोज की गई है, और बॉर्डर के पार से शायद ये आइडियोलॉजी आई है जो रेडिकल और मिलिटेंट है। और लेकिन क्योंकि यहाँ तो सूफियों के हाथों पे ही इस्लाम लाए हैं, और इतनी खूबसूरत यहाँ ट्रेडिशंस हैं और रिवायतें हैं, और तो यहाँ तो मेरा ख़्याल से जो प्रॉब्लम यूथ के साथ आई है वो आई है कि उन्होंने अपनी विरासत को छोड़ दिया, अपनी विरासत को रिजेक्ट कर लिया। उनको तो इधर उधर कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास तो इतना बड़ा सरमाया है, एक अक़ीदत का, मोहब्बत का, और एक उनकी पूरी एक टीचिंग्स हैं, और इतनी एक कि मैं कश्मीरियों को क्या तसव्वुर बताऊँ, ये तो बिल्कुल एक वादी पूरी इसी में डूबी हुई है। तो ये एक जो इसका मेरा ख्याल से जहाँ जहाँ जिन सोसाइटीज़ ने सूफीज़्म को, तसव्वुफ़ को एक रिजेक्ट कर दिया और एक दूसरी आइडियोलॉजी अपने ऊपर फैलाते हैं, और यह जिसको मैं सलफ़ी, वहाबी या इस जमात इस्लामी की जो है, और या इनकी, तो ये वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे हमेशा एक मिलिटेंसी आई है, और एक जहाँ जहाँ हमने अपने तसव्वुफ़ को छोड़ा है, तो वहाँ पे एक पूरे इस्लामिक फिनोमिनन पे एक बहुत बुरा असर पड़ा है, मतलब डेविस्टेटिंग रिजल्ट्स हुई हैं। सादिया जी, इस मौजू के लिए बाज़ाब्ता एक बहस व तमहीज़ की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, कि जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया ये बहस तलब मामला है। आप बस मैं ये कहूँगी कि मेरी तो ये दुआ है कि कश्मीर कितनी खूबसूरत है, वाकई में जन्नत का टुकड़ा है, और यहाँ फिर से अमन आए और लोग आएँ, और जो कश्मीरी इतने हॉस्पिटेबल हैं, और जो उनकी पुरानी रिवायत है, तो वो उस पर वो दोबारा यहाँ पे एक बहार आए, लोग आएँ, और ये आतंक ख़त्म हो, और यहाँ तरक्की हो और खुशहाली हो। अल्लाह करे आपकी दुआएं कबूल हों। आप प्रोग्राम में आई और हमें अपनी आरा से मुस्तफ़ीद किया, और हमारे वसातत से जो हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन जो देख रही हैं, उनको भी एक तहरीक मिलेगी कि
किस तरह उनको आगे जाना है और तरक्की की राहें किस तरह उन पर खुलेंगी, तो हम उम्मीद करेंगे कि नाजरीन भी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आप प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलील साहब, बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। नाजरीन, इसके साथ ही टेक वन मेहमान का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। मेज़बान जलील अहमद को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।